ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल आपके लिए जहां पे एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं और इंडिया को एनर्जी ट्रांजिशन अपना करना है। एनर्जी ट्रांजिशन से आप क्या समझते हैं? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यह है कि हमारा जो करंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब इतना ही है कि हमारा जो अभी करंट सोर्स है एनर्जी का, करंट सोर्स, अब जो सोर्स है आपको पता है करंट सोर्स क्या है? कोल है। अब कोल कैसा है? ये फॉसिल फ्यूल है, ये फॉसिल फ्यूल है। और कोल की एनर्जी से क्या होता है? कार्बन एमिशन होता है। और कार्बन एमिशन हमें क्या करना है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। तो इसमें रिडक्शन चाहिए। तो इसमें जो हमारा करंट सोर्स है इसको क्या करना है? शिफ्ट करना है टू अ क्लीनर सोर्स, शिफ्टिंग इट टू अ क्लीनर सोर्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी ट्रांजिशन। और यहाँ पे बात हो रही है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। A big country with such a huge population cannot ultimately and immediately shift its energy consumption pattern ना। आज कोयले से हम बिजली पैदा कर रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन तो हम नहीं शिफ्ट कर पाएंगे ना अपनी एनर्जी। क्यों? क्योंकि किस एनर्जी की तरफ हम जाएंगे? देखिए, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही जाएंगे, पहली चीज़। अब रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो इंडिया में दो ही एनर्जीज का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एक सोलर का है, दूसरा विंड का है। ठीक, सोलर का है, विंड का है। इंडिया ने टारगेट रखा था कि 175 गीगावाट की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी हमारी, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, आरई कैपेसिटी। ये टारगेट इंडिया ने खुद का रखा था कि हम ये करेंगे 2022 तक, पर इंडिया नहीं कर पाया, ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया। 136 गीगावाट हो चुके थे, 140 हो चुके हैं, 35 गीगावाट बाकी रह गया 2022। अब हम 2023 में आ गए और कोविड का स्लो डाउन, कोविड की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ दूसरी तरह की एनर्जी जो हम यूज कर सकते हैं वो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, नॉन फॉसिल फ्यूल, जिनको हम क्लीन फ्यूल बोल सकते हैं, ग्रीन फ्यूल बोल सकते हैं, क्लीन फ्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि इनसे कोई कार्बन एमिशन नहीं होता, जिसकी के लिए नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन अनाउंस किया था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पर ये देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर हो, विंड हो, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन हो। कल ही आपने देखा कि वहाँ पे राजस्थान में जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन किया जा रहा है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन सभी को अंडरग्राउंड कर दो, 7000 किलोमीटर का जो तार है तुम्हारा सबको अंडरग्राउंड करो। तो सरकार ने कहा कि नहीं सर, बहुत महंगा है, नहीं कर पाएंगे, इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो इन दो एनर्जीज के साथ प्रॉब्लम क्या है सर? रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ले लो चाहे नॉन फॉसिल फ्यूल के साथ, ये प्रॉब्लम है कॉस्टली है, कॉस्टली सेटअप है। और कॉस्टली सेटअप होने से क्या होता है? आपकी एनर्जी नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाती है। नॉन कॉम्पिटिटिव एनर्जी यानी कि आप महंगे हो जाओगे, आपकी इंडस्ट्रीज महंगी हो जाएंगी। नॉन कॉम्पिटिटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा इनकम लॉस होगा, इनकम लॉस ऑन एनर्जी कंजम्पशन होगा, हर व्यक्ति का होगा, क्योंकि एनर्जी
महंगी होगी, बिकॉज एनर्जी कॉस्ट जो है टू एंड कंज्यूमर अल्टीमेटली सर क्या होगा, अब चला जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ने समझाने की कोशिश की है, जहां पे वो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन अ कोल्ड स्टोरी की बात करता है। आप जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में जरा देखिए। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप एक एमर्जिंग मैकेनिज्म है मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग का, ये ध्यान रखेंगे, मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग का एमर्जिंग मैकेनिज्म है। किसके द्वारा? डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। करना क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज को एनर्जी ट्रांजिशन में सपोर्ट करना है ना। और एक था फेस ऑफ और कोल, ग्लासगो पैक्ट G7 की मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड कर रहे थे ये लोग कि कंप्लीटली फेस ऑफ कर देंगे, कोल को गायब ही कर देंगे खुद थोड़े समय पे। तो इंडिया थोड़ा अड़ गया था उस जगह पे। इंडिया ने कहा कोल एनर्जी को पूरी तरीके से हम गायब नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपके पास तो पॉपुलेशन भी कम है, प्लस आपकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है, आप कर सकते होंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया ने बोला फेज ऑफ नहीं करिए, फेज डाउन करिए। यानी कि किसी चीज़ को आपको डाउन लेके आना है तो एक तरीका ये होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। इसको कहते हैं फेज डाउन। फेज ऑफ का मतलब कंप्लीटली रिमूव। यह है फेज ऑफ। तो हमने एक फेज डाउन चूज किया कि फेज ऑफ? हमने फेज डाउन ऑफ कोल एनर्जी चूज किया है। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ ये पार्टनरशिप हो चुकी है, और इंडिया के लिए अभी जेट पी पार्टनरशिप के लिए G20 में स्कोप है, जहां पे इंडिया नेगोशिएट कर सकता है एक फाइनेंस डील जो कि उसके यूनिक सेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को जस्टिफाई करे, केटर करे। तो इंडिया को क्या करना चाहिए अगर इंडिया को जेट पार्टनरशिप चाहिए? पहली बात तो यहाँ पे ये ऑथर ये मान के चल रहा है कि इंडिया को जेट पार्टनरशिप फायदेमंद होगी और इंडिया को करना चाहिए, ठीक है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप यानी हमें फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस यूनिक हैं। तो यहाँ पे ऑथर सबसे पहले आपको इशू बता रहा है, और इशू में लार्जली आपको देखिए वो यही चीज़ें बताएगा। कहेगा कि इंडिया जो है 2000 G20 में एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन यूनिक चैलेंजेस हैं। पहला कि अगर आपने कार्बन बेस्ड सेक्टर को पूरी तरीके से हटा दिया तो कार्बन माइनिंग में काम करने वाले, एनर्जी हाउसेस में काम करने वाले, पावर कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले, लेबर लॉस होगा, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कैपेसिटी है कि हमें एनर्जी कैपेसिटी और साथ ही साथ उसकी डिमांड को भी बढ़ाना है। इंक्रीजिंग एनर्जी कैपेसिटी एंड डिमांड रिन्यूएबल एनर्जी की, तभी तो हो पाएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेशन इज नॉट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब यहाँ पे ऑथर बेसिकली ये कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशंस बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंटरजनरेशनल स्पेशियल इक्विटी यानी समानता में प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रांजिशंस जो हैं वो फॉसिल डिपेंडेंट जॉब्स को अफेक्ट करेंगे, फ्यूचर एनर्जी एक्सेस क्या है उसको अफेक्ट करेंगे, स्टेट की कैपेसिटी को कमज़ोर कर सकते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स में, बिकॉज स्टेट का बहुत सारा पैसा एनर्जी सिक्योरिटी में जाएगा। एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्विटीज़ को बढ़ा सकते हैं बिटवीन कोल एंड अदर रीजन्स, कोल एनर्जी पर डिपेंडेंट रहने वाले रीजन्स और कोल एनर्जी पर ना डिपेंडेंट रहने वाले रीजन्स, इनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें जेट पी डील्स अच्छी मिलें और जेट पी डील्स काम करें, तो इंट्रा जनरेशनल इनइक्विटी पे अभी से ध्यान रखिए, सच एज जॉब लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ कोल फेज डाउन, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने क्या किया ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखिए वियतनाम और साउथ इंडोनेशिया ने फोकस किया मिटिगेशन फाइनेंस फॉर सेक्टर स्पेसिफिक ट्रांजिशंस यानी कंपेंसेशन एंड लाइक दैट, बट अभी हम वो नहीं देख रहे, हम इंडिया पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि द एम्फोसिस बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन कोल फेज डाउन विदाउट एडिक्वेट अटेंशन टू कंट्री कंटेक्स्ट disregards the future difference in energy transition between industrialized and emerging economies। ऑथर कह रहा है कि ये जो जेट इस ट्रांजिशन में आप बेसिकली डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से लेके चल रहे हैं और आप
एनर्जी ट्रांजिशन में अंतर आएगा, जैसा डेवलप करे और डेवलपिंग करे एक जैसा नहीं हो सकता है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के पास बहुत सारे रीजंस हैं तुरंत एनर्जी शिफ्ट करने के, लेकिन एक इमर्जिंग इकोनॉमी को अपनी जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है। तो इसीलिए हम लोग नेचुरल टेपरिंग ऑफ एनर्जी कंजम्पशन अलॉन्ग साइड फ्यूल स्विचिंग प्रपोज करेंगे। लेकिन इसमें यह भी कैच है कि एनर्जी डिमांड का भी बढ़ना ज़रूरी है। अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक डबल हो जाएगी। ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डेटा सोर्स की तरह काम करेगा। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा सोर्स की तरह आपके लिए काम करेगा, आप इसको लिख लीजिएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो डबल हो जाएगी 2030 तक। अ कंट्री दैट इज लाइकली टू मल्टीप्लाई इट्स एनर्जी डिमांड रिक्वायर्स एडिक्वेट सप्लाई। करेक्ट है कि नहीं? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इंडिया ने कमिटमेंट दिया था 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल इंक्लूडिंग 450 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और 43% रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन बाय 2030। तो इंडिया ने कई सारी स्कीम्स निकाली, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मार्केट मैकेनिज्म्स फॉर नेशनल कार्बन मार्केट। इससे ये पता चलता है कि इंडिया के जो एफर्ट्स हैं एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ दे आर प्रिटी सीरियस। अब कह रहे हैं कि अगर आपको ये चीज़ बहुत तेज़ी से करना है, इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन को दम देना है, स्पीड देनी है, तो आप 3 चीज़ें करिए। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट रेट्स जो हैं उसको डिमांड ग्रोथ भी बढ़ाइए ताकि इंडिया का जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हो सके। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 16 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं साल में, इसको 75 गीगावाट ईयर करिए। तो ये क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट करिए एनर्जी का, एक जगह से मत भेजिए एनर्जी, अलग अलग सेंटर्स बनाइए एनर्जी ट्रांसमिशन के। दूसरा कहता है रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं फटाफट, तो कहता है कि यहाँ पे आप एनर्जी डिमांड को शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए, फास्टर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन के साथ साथ एनर्जी डिमांड को भी बदलिए, उसके पैटर्न को बदलिए। कैसे कर सकते हैं ये? एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी है उसको सोलराइज कर दीजिए, डीजल पावर्ड एमएसएमई जहाँ पे भी डीजल चल रहा है वहाँ को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए बोलिए, और रेसिडेंशियल कुकिंग और हीटिंग के लिए डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम बनाइए। ये 3 तरीके से आप डिमांड पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरीका इन्होंने ये बताया है कि आप डिमांड पैटर्न्स को शिफ्ट करिए, दूसरा कह रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करिए। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा? इंडिया अपनी ग्रीन एनर्जी जॉब प्रॉमिस को ट्रैप कर पाएगा। इंडिया ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम चाइना से अभी भी 20% महंगे हैं। तो इसीलिए हमें डोमेस्टिक कंपोनेंट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि हम कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में कैसे बनाए रहे। ठीक, तो ये कैसे कर सकते हैं? इंडिया इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जा सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है लार्ज इन्वेस्टमेंट्स फॉर लार्जर क्राउड। इतनी बड़ी क्राउड है केटर करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप अपनी रीच बढ़ा लीजिए। कोल यूज पे कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? कोल का जो पैटर्न है यूज करने का, उसको आपको रियलाइन करना पड़ेगा। करंट कैसे करें रियलाइन? कह रहे देखिए, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे कोई भी पावर प्लांट जहाँ पे कोल को यूज़ करके एनर्जी हो रही है, तो जो एरियाज माइन से क्लोज हैं वहाँ आप इस एनर्जी को प्रोड्यूस करिए। कोल को दूसरे स्टेट्स में दीजिए मत, ट्रांसपोर्ट मत करिए कोल। अब ऑथर पता नहीं क्यों ये सोच रहा है कि ये ईजी है करना, बट ऑथर कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, कोल एनर्जी इंटेंसिव बन जाती है, यानी कि कोल की एनर्जी पैदा करने के लिए और रिन्यूएबल और एनर्जी बर्बाद करनी पड़ती है, और उससे होता क्या है? एमिशंस होते हैं। ठीक है, कहता है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इज मोर एनर्जी इंटेंसिव ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and lead to fewer emissions. It will also lead to cheaper power as transportation accounts for 1/3 of the cost of coal power plants.
तो ट्रांसपोर्टेशन से जो बिजली की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट मत करिए। जो रिजल्टेंट सेविंग होगी आप उससे अपने एमिशन कंट्रोल के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लीजिएगा सेविंग से। इसके साथ होगा क्या, हम एमिशंस को रिड्यूस कर लेंगे, कोल का यूज़ भी एफिशिएंट हो जाएगा, एमिशंस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कोल का एफिशिएंट यूज़ की बात कर रहा है, कह रहा है इंडिया जो है अपने आगे फ्यूचर पे एक रोक लगा सकता है। कह सकता है कि कोल पावर जनरेशन कैपेसिटी अगर 100 मेगावाट की है तो 100 मेगावाट में दोस्त आपको 40 मेगावाट कोल से करना रहेगा, 60 मेगावाट आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रहेगा, तभी तो अचीव कर पाएंगे ना। तो फ्यूचर कैप लगा सकता है, क्योंकि अगर कोल का यूजेज एफिशिएंट कर लिया, अभी तो पूरी तरीके से कोल डिपेंडेंट है हम। तो यहाँ पे आपको ये सब कह रहा है कि इंडिया ने बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, नए प्लांट्स का वेट कर रहे हैं, इन सब से क्या हो रहा है फ्यूचर डिमांड को मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रही है। अब हमें चीपर और एफिशिएंट पावर चाहिए, तो कोल रीअलाइनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोल बेस्ड पावर कैपेसिटी को हम रोकथाम कर सकें, बहुत ज़रूरी है ये। इससे होगा क्या, ये सब करने से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, मिशन रिडक्शन के जो टारगेट्स हैं एमिशन रिडक्शन के वो अचीव हो जाएंगे, डीपर डीकार्बनाइजेशन हो जाएगा, कोल यूसेज का भी फेज डाउन हो जाएगा। ठीक, इसीलिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं भारत को, जहां पे डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के पास जो रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा किया जा सके, उससे ज़्यादा वो डिलीवर कर सके। तो इंडिया जो G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है इस बार, आज एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास डील नेगोशिएट करने की, ताकि इस इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया का भी हिस्सेदारी भागीदारी हो। तो फिनिश करते हैं इस एडिटोरियल एनालिसिस को। ये PDF में जो भी है स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, हालांकि आपको रीड करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे अगले एडिटोरियल एनालिसिस में।